नमस्कारम मेरी खबर माँ राजकीय बांगड़ कॉलेज डीडवाना से। और आज का मेरा विषय है, जो पेपर है वह है हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष का है और प्रथम प्रश्न पत्र है। हमने इससे पहले भी बात की है, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के विषय में किया है। लेकिन रीतिकाल में 3 प्रकार की प्रवृत्तियाँ काव्यधारा प्रचलित थी: रीतिमुक्त काव्यधारा, रीतिबद्ध काव्यधारा और रीतिसिद्ध काव्यधारा। इन तीनों में से आज हम बात करते हैं रीतिमुक्त काव्यधारा की। हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1700 से 1900 तक के काल को रीतिकाल की अभिधा प्राप्त है। इस काल के नामकरण के मूल में रीति की परिपाटी का ही विशेष पालन हुआ है। वस्तुतः इस काल में ऐसे कवि अधिक हुए हैं जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से रीति परिपाटी को अधिक पुष्ट किया। इस काल के अधिकांश कवि ऐसे थे जो श्रृंगार के दायरे में अपने आप को घुमाते फिराते रहे और कला का परंपरा युक्त रूप ही कविता में अपनाते रहे। फिर भी जब विभाजन की ओर दृष्टि जाती है तो इस समय में हुए कवि 3 धाराओं में प्रतिनिधित्व करते दिखाई देते हैं। 1 रीतिमुक्त काव्यधारा, 2 रीतिबद्ध काव्यधारा, 3 रीतिसिद्ध काव्यधारा। रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत स्वच्छंद प्रवृत्ति के कवियों का नाम लिया जा सकता है। इन कवियों में घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम आदि को रखा जा सकता है। रीतिबद्ध काव्यधारा में देव, मतिराम, पद्माकर आदि कवियों को रखा जा सकता है। इन कवियों ने रीति की बंधी बंधाई परिपाटी को अपनाया। इसी धारा से मिलती जुलती कविता करने वाले एक भक्त कवि और थे, जिन्हें हम रसखान के नाम से जानते हैं। यद्यपि कालक्रम की दृष्टि से ये रीतिकाल की उपज नहीं, किंतु विशेष प्रवृत्ति की दृष्टि से ये स्वच्छंद मार्ग की धारा के अंतर्गत आते हैं। इन कवियों ने रीति से अलग हटकर तथा उसकी संकीर्ण गलियों से निकलकर कविता को स्वच्छंद मार्ग की ओर दौड़ाया है। ये बड़े प्रेमी कवि थे। कुछ विद्वानों ने इन कवियों को फुटकर खाते में डाल दिया और इनकी काव्यगत मीमांसा उचित नहीं समझी। वास्तविकता यह है कि रीति बंधन से इन कवियों ने जिस साहित्य का सृजन किया वह ना तो नगण्य ही है और ना किसी प्रकार से उपेक्षा के योग्य ही। यदि यह भी कह दिया जाए कि इन कवियों की कविता ही सच्ची कविता है और इनकी कविता जिस कोटि की है उस कोटि को रीतिबद्ध कवियों में कोई छू भी नहीं सका तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। वास्तव में इन कवियों का एक अलग ही वर्ग है और वे जिस मार्ग से आते हैं उसकी भी अपनी एक परंपरा है। इस परंपरा को प्रशस्त मार्ग पर ले जाने वालों में घनानंद का नाम शिखर पर है। इस धारा के अन्य कवियों में ठाकुर, बोधा और आलम का नाम भी बड़े गौरव के साथ लिया जा सकता है। इन सभी कवियों ने स्वच्छंद मार्ग का अनुसरण किया और उस पर चलकर जो प्रतिष्ठा प्राप्त की वह बहुत से कवियों को नहीं मिल सकी। एक तीसरी काव्यधारा के अंतर्गत अकेले बिहारी आते हैं। उन्होंने रीतियों को जानबूझकर स्वीकार नहीं किया है, वरन समय के प्रभाव के कारण रीतियाँ उनकी काव्य में स्वतः ही आकर सिद्ध हो गई हैं। इसी दृष्टि से उनको रीतिमुक्त कवि कहा जाता है। इस काल में प्रमुखतः श्रृंगार की प्रधानता रही है और सभी कवियों ने श्रृंगार पर कुछ न कुछ लिखा ही है। इसी दृष्टिकोण को लक्ष्य कर संभवतः आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल का नाम दिया है। उनका मत है कि रीतिकाल में लिखे जाने वाले रीति से मुक्त तथा रीति से प्रभावित
समस्त ग्रंथों में व्यापक प्रवृत्ति के रूप में यदि किसी को लिया जा सकता है तो श्रृंगार को। शायद ही कोई ऐसा कवि हो जिसने श्रृंगार पर कुछ भी ना लिखा हो। इस प्रकार यदि इस काल को श्रृंगार काल कहा जाए तो रीतिकाल कह देने से जो कठिनाई उत्पन्न होती है उसका समाधान सुगमता से हो जाता है। इस काल में स्वच्छंद प्रेम धारा के अग्रदूत घनानंद थे, जो प्रेमी जीव थे और मस्ती में आकर कविता लिखा करते थे। अतः घनानंद को उनकी स्वच्छंद प्रवृत्ति, मस्ती, प्रेम की उदात्तता और भाव के प्रति वफादारी के कारण रीतिमुक्त धारा के अंतर्गत ही रखना चाहिए। स्वच्छंद काव्य धारा की ये प्रवृत्तियाँ प्रमुख हैं। प्रेम की स्वतंत्रता इस धारा की सबसे बड़ी विशेषता प्रेम की स्वतंत्रता थी। ये कवि प्रेमी जीवी थे तथा सच्ची उमंग से कविता लिखते थे। अन्य कवियों की भांति इनका प्रेम अश्लील नहीं था। ये प्रेम की उदात्त पक्ष को प्रस्तुत करने में लगे रहे हैं। घनानंद के विषय में इनकी पंक्तियां गवाह हैं। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहित मेरे कवित्त बनावत। प्रेम के मार्ग में इस धारा के कवियों की दृष्टि प्रेम भाव की अनुभूति पर ही अधिक टिकी रही है। परिणामतः इनकी दृष्टि में प्रेम पहचानने की गहरी पैंठ आ गई। घनानंद की सुजान लौकिक होकर भी अलौकिक है। मानस की रमणीयता पर अधिक दृष्टि टिकाने वाले ये कवि शरीर तक कैसे सीमित रह सकते थे। रीतिकाल के दूसरे कवियों ने भले ही प्रेम और श्रृंगार को काव्य का प्रमुख विषय माना हो, किंतु सत्य यह है कि उन कवियों का प्रेम हृदय की उमंगों से परिचालित नहीं था। डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ ने लिखा है, ये लोग 1/4 भक्त होते थे, 1/4 प्रेमी और 2/4 कवि और आचार्य। इसीलिए स्वच्छंद प्रेम का एकाकी रूप ये अपने काव्य में नहीं दे सके। दृष्टि की व्यापकता के अभाव में प्रेम केवल नायिका तक सीमित रहता है, उसमें किसी प्रकार की उच्चता के दर्शन नहीं होते। अगली प्रवृत्ति है कृत्रिम व्यापारों का त्याग। इस धारा के कवियों की दूसरी विशेषता यह है कि इन्होंने प्रेम के मार्ग में बाहरी अस्वाभाविक व्यवहारों को छोड़ दिया और उन स्वाभाविक और आंतरिक अनुभूतियों को प्रधानता दी जिनके आधार पर ये सफल और सच्चे प्रेमी कहलाए। जैसे अति सूधो सन्हे को मार्ग है, जहाँ नेक सयापन बांक नहीं। भावना प्रधान अगली प्रवृत्ति है। डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ के शब्दों में बुद्धि को इन्होंने गौण स्थान दिया है। प्रधान स्थान तो भावना को या रीति को ही प्राप्त है। रीति काव्य की रानी बुद्धि है, भाव उसका किंकर, पर स्वच्छंद काव्य की रानी है। अनुभूति और उसकी दासी है बुद्धि। घनानंद का उदाहरण है रीचि सुजान सच्ची पटरानी, रीझी सुजान सची पटरानी, बची बुद्धि बाबुरी है करिदासी। आत्मविवेचन भी एक प्रवृत्ति है। इस धारा के कवियों ने प्रेम किया, स्वयं उसका अनुभव किया और विरह को सहा, तब कहीं उमंग के रूप में कविता उनकी वाणी का आधार पा सकी। अतः इन कवियों का प्रेम जीवन जगत है, क्योंकि वे स्वयं ही प्रेमी हैं और स्वयं ही उसको वाणी देने वाले। प्रेम की यह आत्मा अनुभूति की प्रक्रिया उर्दू के शायरों में भी मिलती है। प्रेम का पक्ष। इन कवियों ने जिस प्रेम की पक्ष को स्वीकार किया है वह प्रेम का लौकिक पक्ष था। इनमें रसखान, बोधा, ठाकुर आदि प्रेम की अनुभूति पक्ष के गायक हैं। बोधा की पंक्तियां हैं, जब ते बिछुरे कवि बोधा हितु, जब ते बिछुरे कवि बोधा हितु, चित नेक हमारो थितारो नहीं।
हम कौन सो अपनी पीर कहें, हम कौन सो अपनी पीर कहें, दिलदार तो को दिखा तो नहीं। ठाकुर उबोधय की कविताओं में जो लोक पक्ष है वह बड़ा संयत है। कष्टों से पीड़ित प्रेमी बाधाओं से नहीं डरता, वह अपने जीवन की साधना हर तरह से पूर्ण करता है। यह प्रेम का पंथ कराल महा, यह प्रेम का पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। इसके आगे की प्रवृत्ति है संयोग और वियोग। इनका विरह रीति मार्गी कवियों से अलग है। रीतिबद्ध कविता में विरह के वर्णन शास्त्रानुमोदित हैं, आह से संयुक्त हैं। वहाँ पर कभी तो माघ मास में लूएं चलती हैं और कभी शीत में विरह विदग्धा नायिका नायक को देखने के लिए वस्त्र पानी में गीले करती है। व्यक्तिगत जीवन की निराशा और पीड़ा की काव्य की उदात्तीकरण के परिणाम स्वरूप ही इनकी कविताओं में प्रभावोत्पादकता और मार्मिकता अधिक है। रैन दिना कुटिवो करे प्राण, रैन दिना कुटिवो करे प्राण, झरे दुखियां अखियां झरवासी। इसके बाद प्रवृत्ति है सौंदर्य चेतना और सौंदर्य वर्णन। ये कवि सौंदर्य के प्रति भी बड़े जागरूक कलाकार की भांति सचेत हैं। इनकी दृष्टि आंतरिक सौंदर्य की ओर गई है। घनानंद के विषय में तो कहा जाता है कि उनकी कविता को वही समझ सकता है जो सुंदरतानी के भेद को जानता है। लजानी लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाव भरी, लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाव भरी, लरति ललित लोल चल तिरछानी में, छवि को सदन गोरो वदन रुचिर भाल, रच निचुरित मीठी मृदुवत रानी में। इसके बाद है ऋतुवर्णन। ऋतुवर्णन की परिपाटी अत्यंत प्राचीन है। रीतिकाल के रीतिबद्ध और रीतिभुक्त दोनों ही कवियों को दो ऋतुएं अत्यंत प्रिय हैं, पावस और वसंत। घनानंद ने भी अंतःकरण की व्याकुलता और विरह अनुभूति प्रकट की है। कारी कोर कोकिला, कारी कोर कोकिला कहाँ को बैर काड़ा तेरी, कोकी कोकी अब ही करे जो किन कौर ले, पैड़ परे पापी ये कला पे निस धौंस जो ही, चातक घातक त्यों ही तू कान फोरी ले। इसके बाद आता है लोक जीवन। स्वच्छंद मार्गी कवियों ने लोक जीवन के मंगल पक्ष को ग्रहण किया है। प्रसिद्ध पर्व और त्योहारों पर रीतिमुक्त शैली में रचनाएं उपलब्ध होती हैं। भक्तिभाव रीतिबद्ध कवियों को शुद्ध भक्त न मानकर प्रेमोत्मंग के कवि मानना उचित है। इनका कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख होने का कारण यह था कि वैयक्तिक जीवन में इन्हें प्रेम क्षेत्र से निराशा हुई थी और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप वे भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हुए। शिल्प सौंदर्य। इस धारे की कवियों का कला पक्ष परिमार्जित, व्यवस्थित और समृद्ध है, क्योंकि भाषा भावानुमोदित है और भाव भाषा के सचर हैं। इनकी कविताओं को लोकोक्तियों और मुहावरों से भाषा को समृद्ध बनाया गया है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में लक्षणा और व्यंजना का मैदान इतना विस्तृत और खुला पड़ा था, फिर भी उसमें दौड़ लगाने का साहस सबसे पहले घनानंद ने ही किया। भाषा पर इनका अधिकार था। अलंकारों में मानवीकरण, संवेदना, ध्वन्यात्मक विरोधाभास के सुंदर प्रयोग घनानंद में हमें मिलते हैं। उजरानी बसी है हमारी अखियन देखो, उजरानी बसी है हमारी अखियन देखो, सुबस सुदेश जहाँ रावरे बसत हूँ। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस धारा का अपना महत्व है। यह समूचे रीतिकाल से पृथक अपना अस्तित्व रखती है। प्रेमानुभूति की तीव्रता, सौंदर्य का आंतरिक विश्लेषण, भावनाओं की विभेदपूर्ण अभिव्यंजना, वियोग की अंतर्मंथन वाली उक्तियाँ और भाषा का शुद्धतम और भावानुमोदित प्रयोग इस धारा की प्रमुख विशेषताएं हैं। धन्यवाद।